हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नायब तहसीलदार का पेपर एनटी का पेपर, जो कि 2018 में लास्ट टाइम कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से। दोस्तों इसके जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मैं ओनली हिंदी में ही इसके प्रश्न को पढ़ूंगा। आप देख सकते हैं अलग अलग दिए हुए हैं। पहला जो प्रश्न है वो है 73वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 243 डी है, इसके तहत स्थानों का आरक्षण आता है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अनुच्छेद 243 ए है, 243 ए है, इसमें ग्राम सभा का गठन होता है। और जो 43 बी है, इसमें जो होता है आपका पंचायतों का गठन आता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में निम्न में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुने हुए सदस्य होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुने हुए सदस्य जो हैं वो सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 53 है वो राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, आर्टिकल 53। और दोस्तों जो आर्टिकल 52 है, इसमें ये बताया गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है आर्टिकल 54 में। अगला जो प्रश्न है धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन देता है। तो दोस्तों धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय देता है। और दोस्तों जो धन विधेयक की बात है वो आर्टिकल 110 में है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर पटल पर रखना पड़ता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश होता है वो 6 सप्ताह के अंदर सदन के पटल के पर रखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, नहीं तो जो ऑर्डिनेंस है वो समाप्त हो जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हाउ मैनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अंडर आर्टिकल 32। तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसके तहत उसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, 5। और दोस्तों वो हैं, पहली जो आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी जो है परमादेश, तीसरा जो है वो प्रतिषेध, और एक अधिकार परीक्षा लेख। और दोस्तों एक मुझे याद नहीं आ रही है, आप उसका कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों जो आर्टिकल 32 है इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला जो प्रश्न है आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो अवधारणा है ये हमारे संविधान में आयरलैंड से ली गई है। तो इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंतर्गत यह आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दोस्तों जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल बनाने का जो अधिकार है वो भाग 15 में आता है, जो निर्वाचन से संबंधित है। उसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉर्म की जाती है। और दोस्तों जो आर्टिकल 111 है ये राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित है। और आर्टिकल 32 के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एट। तो दोस्तों आर्टिकल 1 है, यानी कि जो अनुच्छेद 1 है वो डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों भारत को डिस्क्राइब करता है वो यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ऑन 31 दिसंबर 2017। तो दोस्तों उसमें जो लोकसभा
के सदस्य संख्या थी वो थी 538। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन द टाइम ऑफ। तो दोस्तों जो प्रथम कारखाना अधिनियम था वो लॉर्ड रिपन के समय पारित किया गया था 1781 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में पारित किया गया था प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम था। और दोस्तों दूसरा जो था वो 1891 ईस्वी में पारित किया गया था और उसमें जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये हो चुका है, इसकी हिंदी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करते हैं। और दोस्तों जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। अगला जो प्रश्न है 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। तो दोस्तों जो 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अधिवेशन था ये है बनारस में हुआ था। अगला जो प्रश्न है अमेरिका में गदर पेपर के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों अमेरिका में जो गदर पार्टी थी फॉर्म हुई थी उसके जो उसका जो मुख्यालय था उसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था युगांतर आश्रम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1914 में फॉर्म करी गई थी ये पार्टी और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे लाला हरदयाल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग कब आयोजित हुआ। तो दोस्तों औपनिवेशिक काल में जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें विधानसभा से प्रथम सदन त्याग जो था वो 1901 में आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है लंदन में कर्जन बाइली की हत्या किसने की। तो दोस्तों लंदन में कर्जन बाइली की जो हत्या थी वो मदनलाल ढींगरा के द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1909 में करी गई थी कर्जन बाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा के द्वारा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इनमें से जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी जो बलदेव सिंह थे इनके पास रक्षा मंत्रालय था और जो जगजीवन राम है इनके पास श्रम मंत्रालय था और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके पास गृह मंत्रालय था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है रहनुमाई मस्जिदसैन सभा किसके सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों जो रहनुमाई मस्जिदान जो सभा थी यह पारसियों के सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रहनुमाई ये मस्जिदान सभा थी इसकी जो स्थापना थी वो 1851 में करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने समाचार पत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो बीजी तिलक है उनके द्वारा केसरी समाचार पत्र जारी किया गया था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत विचार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधारक, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इससे मैच नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है किस कला से अवरिंदरनाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली। तो दोस्तों मुगल, अजंता और राजपूत जो कला थी इनसे अवरिंदरनाथ टैगोर ने प्रेरणा ली थी, लेकिन न्यूजीलैंड कला से उन्होंने प्रेरणा नहीं ली थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अवरिंदरनाथ टैगोर थे यह जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके भतीजे थे। अगला जो प्रश्न है वो है पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की। तो दोस्तों जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना थी जो अमेरिका में 1894 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया। तो दोस्तों जो देवबंद आंदोलन था इसका जो शिक्षा कार्यक्रम घटाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है जो देवबंद आंदोलन था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था। तो दोस्तों जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं उनके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे
अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जो इसकी स्थापना करी गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसने स्त्रियों का दर सुधारने के लिए 1899 ईस्वी में पंजाब के मोगा में एक सह शिक्षा विद्यालय खोला? तो दोस्तों ये खोला गया था देव समाज के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। देव समाज के द्वारा खोला गया था 1899 में पंजाब के मोगा में एक सह शिक्षा विद्यालय। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पुस्तक थी ये जहाज़ में लिखी गई थी। महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। और दोस्तों द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। अगला जो प्रश्न है, गांधी ने समाज परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से सुधार पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा? तो दोस्तों उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति है इस पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च था वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी ने सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो अपना सत्याग्रह का विचार था वो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया था अपना प्रस्ताव। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, गांधी को कब यह अनुभूति हुई कि उसका भारत में संघर्ष बहादुर की अहिंसा पर आधारित नहीं था? तो दोस्तों ये है उन्हें अनुभूति हुई थी 1942 में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रगति पर था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, गांधी के न्यासिता के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों गांधी के न्यासिता के सिद्धांत की विशेषता इसमें नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनाना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यह गांधी के न्यासिता सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सी दर निर्धारित नहीं की जाती है? यानी कि आरबीआई जो है वो कौन सी रेट निर्धारित नहीं करता है? तो दोस्तों जो आरबीआई है वो बैंक रेट भी निर्धारित करता है, एसएलआर भी और सीआरआर भी। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पीएलआर जो है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका जल्द ही मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।